बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706, उसका अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है उसको करने जा रहे हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट प्रॉफिट शुड बी बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड देयर रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। Which concept requires that profit should be based on recognizing revenues? कि प्रॉफिट जो है वो should be based, वो बेस करना चाहिए, किस चीज़ पर बेस करना चाहिए कि जो रेवेन्यू आप रिकग्नाइज कर रहे हैं एंड देयर रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड कि ये दोनों के दोनों आप रिकग्नाइज करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कि रेवेन्यू जनरेट करने में उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उन सब को भी साइमल्टेनियसली आपको रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू के साथ, ताकि जो बिज़नेस की ट्रू पिक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस की, इनकम स्टेटमेंट जो आप बना रहे हैं वो सही सामने आए। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन इस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने में जो एक्सपेंसेस आपके इनकर्ड हुए हैं उनमें से अगर आप किसी को छोड़ रहे हैं तो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट मैचिंग the revenue with the relevant expenses. So you have to match the revenue with the expenses. So this is what he is asking कि क्या करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा मैचिंग, तो अकाउंटिंग इत्तेफाक से अकाउंटिंग जो कंसेप्ट है उसका नाम भी यही है, मैचिंग प्रिंसिपल जिसे हम या मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं। मैचिंग कंसेप्ट आपको यही बताता है कि जब भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जाएं तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं किसी भी सर्टेन पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में जो हैं उनको फिर आप रिकॉग्नाइज करें, उनको रिकॉर्ड करें। कंसिस्टेंसी तो आपको एक्चुअली ये बताती है कि आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का फॉलो कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर ऐसा ना हो कि आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करें, तो पॉलिसीज़ आपकी कंसिस्टेंट हो। मटेरियलिटी का मकसद ये है कि इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन विच आई मीन टू से जो आपके डिसीजन मेकर हैं बिज़नेस में जो फैसले कर रहे हैं, शेयर होल्डर हैं, तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनके डिसीज़न को चेंज कर सकती है इन टर्म ऑफ, अगर वो इन टर्म ऑफ अमाउंट ना भी हो लेकिन वो किसी आपके डिसीज़न मेकिंग पे इम्पैक्ट डाल सकती है, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल कहलाती है और उसको डिस्क्लोज़ करना चाहिए। प्रूडेंस आपको बताता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, आपको पता है जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये प्रूडेंस ही आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि यू एस्टीमेट एट द एंड ऑफ द ईयर कि यार नेक्स्ट ईयर मेरे ट्रेड रिसीवेबल में से इतने कस्टमर्स ऐसे हैं जो मुझे पैसा नहीं देंगे। यू एस्टीमेट फॉर द फिगर एंड देन यू रिकॉर्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये तीनों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 की जो राइट चॉइस बनती है वो बी बनती है जो आपने देखी। मैचिंग कंसेप्ट के तहत हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करते हैं ताकि प्रॉफिट सही कैलकुलेट हो। नंबर 2 कहता है बिजनेस बाइज ए नॉन करंट एसेट्स एंड डिसाइड्स टू अप्लाई द स्ट्रेट लाइन मेथड। कि एक बिजनेस है, उसने एक नॉन करंट एसेट्स खरीदा और उसने फैसला किया कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड को अप्लाई करेगी ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट्स पर निकलता है। नॉन करंट एसेट्स का मकसद है कि वो तमाम एसेट्स जो मोर देन 1 ईयर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाएंगे वो नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं, और उसकी जो कॉस्ट होती है और उसकी लाइफ भी होती है एक सर्टेन, तो उसकी कॉस्ट को एलोकेट करते हैं उसकी लाइफ के ऊपर, तो इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड का नॉर्मल फार्मूला ये होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। या एक सर्टेन परसेंटेज वो आपको दे देगा कैलकुलेट करके। इसी से परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट कर लें, अगर परसेंटेज फॉर्म में है या फिर स्क्रैप वैल्यू अगर दे रहा है, तो इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कहता है द अकाउंटेंट फॉरगेट टू इंक्लूड द एस्टिमेट्स ऑफ स्क्रैप वैल्यू इन कैलकुलेशन। कि वो गलती से भूल गया कि स्क्रैप वैल्यू का मकसद है कि आफ्टर आई मीन टू से जो भी उसकी लाइफ है वो पूरी होने के बाद वो एसेट जितने, जैसे फॉर एग्जांपल एक मोटर व्हीकल है, उसकी लाइफ है 5 ईयर्स की। 5 ईयर्स के बाद आप जब उसको बेचेंगे, क्योंकि बिल्कुल तो वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, तो जो अपनी लाइफ स्पेंड करने के बाद वो जितने में बिकेगी उसे स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। और तो विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट है? द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज़ टू हाई। एनुअल डेप्रिसिएशन बहुत हाई होगा, ज़्यादा निकलेगा। द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज़ टू लो। क्या एनुअल डेप्रिसिएशन जो आप कैलकुलेट करेंगे वो टू लो, बहुत कम होगा। देयर इज़ लाइकली टू बी ए लॉस ऑन डिस्पोजल इन द फ्यूचर। के जब आप बेचेंगे इस एसेट्स को, क्योंकि आपने गलती कर दी है तो फिर लॉस निकलेगा।
एंड देयर इज़ लाइकली टू बी ए प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल इन फ्यूचर, या फिर प्रॉफिट होगा फ्यूचर के अंदर डिस्पोजल बेचते हुए। तो हम एक काम कर सकते हैं, बड़ा सिंपल, फर्ज कर लेते हैं कोई एसेट है 50,000 का था, उसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 की थी, उसकी लाइफ 5 ईयर्स थी। तो क्या हुआ, 50,000 में से 10,000 माइनस किए तो 40,000, और 40,000 को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो यू गेट 8,000। 8,000 पर ईयर ये डेप्रिसिएशन आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से निकलेगा। लेकिन अब फर्ज कर लेते हैं कि हमने ये जो स्क्रैप वैल्यू है इसको हम भूल गए। ये जो 10,000 है जो ये सवाल दे रहा है, हम स्क्रैप वैल्यू भूल गए। जब स्क्रैप वैल्यू भूल गए तो ये 50,000 रह गया, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 10,000 डेप्रिसिएशन। जब स्क्रैप वैल्यू हमने लगाई थी तो 8,000 लेकिन अगर उसे भूल गए तो 10,000, सॉरी 8,000 जब था जब स्क्रैप वैल्यू आपने इंक्लूड करी, और अगर इसे भूल गए तो कितना आया 10,000। इसका मकसद है, पहली बात तो सही हो गई कि द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज़ टू हाई, कि डेप्रिसिएशन का जो चार्ज है वो हाई होगा आपका, ये हमने कैलकुलेट कर कर भी देख लिया। तो ये बी वाला तो गलत हो गया। अब आते हैं देयर इज़ लाइकली टू बी ए लॉस ऑन डिस्पोजल। तो देखिए अब यहाँ कॉमन सेंस है कि जब आपका डेप्रिसिएशन आप भूल गए, आपने देखा कि डेप्रिसिएशन आप ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किसी एसेट की कॉस्ट में से अगर आप उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू आती है। तो इसका मकसद है अगर डेप्रिसिएशन ज़्यादा है तो बुक वैल्यू कम होगी। जब बुक वैल्यू कम होगी तो जब भी आप डिस्पोजल करेंगे, जितनी भी अमाउंट में करेंगे, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब आप बेचेंगे आपने बुक वैल्यू ही कम रिकॉर्ड की हुई है। जब बुक वैल्यू कम रिकॉर्ड की है तो फिर क्या होगा आपका, देयर इज़ लाइकली टू बी ए प्रॉफिट ऑन द डिस्पोजल। डिस्पोजल के वक्त आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि आप डेप्रिसिएशन ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी बुक वैल्यू कम है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये एसेट मिसाल के तौर पे 8,000 का बेचा, और फ़र्ज़ कर लेते हैं, बल्कि इसी सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, कि 2 साल के बाद फ़र्ज़ करें आपने इसको बेचा, तो 2 साल के बाद बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000 का ये एसेट्स था और 20,000 2 साल में डेप्रिसिएशन निकलेगा इसका, तो 30,000 की बुक वैल्यू आ गई। 2 साल के बाद आपने इसे 35,000 में बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ, देखें 5,000 का प्रॉफिट हुआ। देख रहे हैं आप, ये जब हुआ जब स्क्रैप वैल्यू शामिल थी। अब अगर थोड़ी देर के लिए 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना निकाला है, जो हमने स्क्रैप वैल्यू जब हम भूल गए तो 8,000। 8,000 का मकसद है अब 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 50,000 माइनस 16,000, क्योंकि जब आप भूल गए तो फिर आपने 8,000 निकला था आपका, तो 50,000 माइनस 16,000 ये आता है 34,000। और 34,000 ये आया, और आपने बेचा कितने में इसको, आप बेच रहे हैं इसको 35,000 में। तो क्या हुआ, अब आपका प्रॉफिट क्या हुआ, यू गेट प्रॉफिट ऑफ 1,000, कि 1,000 का प्रॉफिट आपके पास आया। तो जब आप भूल गए थे तो फिर आपकी जो बुक वैल्यू थी, बल्कि 10,000 है, सॉरी, ये वाले एग्जाम्पल, जो ये वाली एग्जाम्पल हमारी पहले वाली है कि 8,000 हमने एक्चुअली जब स्क्रैप वैल्यू शामिल थी उस वक्त निकाला था, और जब स्क्रैप वैल्यू शामिल थी तो ये 8,000 था। ये इंक्लूडेड स्क्रैप वैल्यू है। तो देखें स्क्रैप वैल्यू को शामिल करके आपके पास जो प्रॉफिट आया वो कितना आया, 1,000। लेकिन जब स्क्रैप वैल्यू आपने शामिल नहीं करी तो उस वक्त प्रॉफिट कितना आया आपका, क्योंकि पर ईयर 10,000 था, 5,000। इसका मकसद है कि स्क्रैप वैल्यू अगर शामिल नहीं है तो बुक वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। देखें जब स्क्रैप वैल्यू शामिल नहीं है तो बुक वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 30,000 बुक वैल्यू आ रही है, और जब स्क्रैप वैल्यू शामिल थी तो कितनी बुक वैल्यू है, 34,000। तो स्क्रैप वैल्यू जब आपकी शामिल नहीं है और अकाउंटेंट ने गलती कर दी, वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सका, तो इसका मकसद है कि उसने बुक वैल्यू को कम कर दिया। बुक वैल्यू को कम करा तो फिर प्रॉफिट आपका बढ़ गया। इसलिए जो 4 है ये राइट है। तो 1 and 4 आपकी बी चॉइस के अंदर दिया हुआ है। तो इसका मकसद है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वी कैन सेफली से कि हमारी बी चॉइस जो है वो फिर राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन
द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द नॉन करंट एसेट्स ऑफ ए बिजनेस, कि एक बिजनेस के नॉन करंट एसेट्स की इंफॉर्मेशन है। कितना नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, नेट बुक वैल्यू नॉन करंट एसेट्स की साल के एंड में $25,000 थी। नेट बुक वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में जो बुक वैल्यू थी वो कितनी थी, 16,000 थी। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन जो पूरे साल में चार्ज करा वो 5,000 आपने किया। एंड एडिशन एट कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, और पूरे साल में जो एडिशंस किए जो आपने ख़रीदा वो 22,000 का था। व्हाट इज़ द नेट बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर, ये बताएं कि डिस्पोजल आपने साल में कुछ डिस्पोजल भी कराए तो कितना उसकी वैल्यू बताएं वो कितनी है। तो देखें डिस्पोजल की वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि सिंपल ये करें कि नेट बुक वैल्यू स्टार्ट से शुरू करें। स्टार्ट आपके पास 16,000 थी, तो 16,000 शुरू में थी। इसमें देखें आपने 22,000 का जो एडिशन करा, ये ओपनिंग है, इसमें एडिशन आपने कितना करा 22,000, इसको प्लस कर लें तो ये हो गए आपके 38,000। इसमें से लेस कर दें डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है बुक वैल्यू को कम करता है और वो 5,000 का है, ये देख रहे हैं आप। 5,000 जब आपने लेस किया इसमें से तो यह आ गया 33,000। देख रहे हैं आप 33,000। ये जो 33,000 आया इसको कंपेयर करें आप अपनी, किससे कंपेयर करेंगे इसको कंपेयर कर लें एंडिंग बैलेंस से। एंडिंग बैलेंस कितना है आपके पास, नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर $25,000। तो देखिए आपके पास ओपनिंग जो था उसमें जो आपने ख़रीदा वो प्लस कर दिया अपने से 22,000 का, या 38,000 आया, 5,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करा, 33,000 आए। 33,000 है और ईयर एंड के ऊपर सिर्फ 20,000 बाकी हैं, तो 33,000 में से अगर मैं 25,000 को माइनस करूं जो एंड में बचा है तो आई गेट 8,000। ये 8,000 एक्चुअली डिस्पोजल की अमाउंट है, क्योंकि देखें ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस जो था उसमें एडिशंस मैंने कर दिए, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो फिर ये इक्वल टू होना चाहिए था एंडिंग बैलेंस के, जो नहीं है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जो 8,000 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 33 में से, ये जो 33,000 में से 25,000 जब आप लेस करेंगे तो 8,000 का बैलेंस आएगा, ये डिस्पोजल है। और 8,000 चॉइस ए के अंदर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो राइट चॉइस बनती है आपकी वो ए चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, द अकाउंटिंग ईयर ऑफ ए कंपनी एंड्स ऑन 31 दिसंबर के अकाउंटिंग का जो साल है वो एक कंपनी का 31 दिसंबर को एंड होता है। इट परचेज ए वेयर हाउस फॉर 100,000, उसने एक वेयर हाउस खरीदा 100,000 का ऑन 1 जनवरी 2013। 1 जनवरी 2013 को द वेयर हाउस हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 25 ईयर्स। वेयर हाउस की जो लाइफ है वो 25 ईयर्स है। द कंपनीज अकाउंटिंग पॉलिसी इज़ टू डेप्रिशिएट द वेयर हाउस यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। कंपनी की पॉलिसी ये है कि वेयर हाउस को डेप्रिशिएट करती है स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करते हुए। ऑन 1 जनवरी 2018 को द वेयर हाउस वॉज रीवैल्यूड एट $120,000। वेयर हाउस को रिवैल्यू कर दिया। रिवैल्यूशन करते हैं एक सर्टेन टाइम के ऊपर, अगर कंपनी चाहती है तो उसको कंपेयर करती है मार्केट वैल्यू से और वो रिवैल्यूएशन करती है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन का लॉस भी हो सकता है। जैसे इस वाले सवाल के अंदर तो हम देखें कि मशीन जनवरी 1 2013 को ख़रीदी है और जनवरी 1 2018 को रिवैल्यू कर रहे हैं, तो 13, 14, 15, 16, 17 5 ईयर्स जो है आपने इस्तेमाल कर लिया, तो 25 आपकी लाइफ थी, 5 ईयर्स आप इस्तेमाल कर चुके हैं। नाउ योर लाइफ इज़ 20 ईयर्स। अब आपकी रिमेनिंग लाइफ 20 ईयर्स है रिवैल्यूएशन के वक्त। और क्योंकि 5 साल आपने इस्तेमाल कर लिया है, 25 ईयर्स की लाइफ थी, ये 100,000 है, इसको अगर मैं 25 से डिवाइड करूँ जो इसकी लाइफ थी, तो 100,000 डिवाइडेड बाय 25 पर ईयर 4,000 बनता है। और 5 साल जब आप इस्तेमाल कर चुके हैं इसको, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 ईयर्स का आपका डेप्रिसिएशन है, 100,000 की कॉस्ट है, तो 80,000 का एक्चुअली ये वेयर हाउस था आपकी किताबों में। आपने उसे 120,000 का रिवैल्यू किया, इसका मकसद है 40,000 का
रीवैल्यूएशन गेन आपके पास है। लेकिन ये वो पूछ नहीं रहा है आपसे, तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। वो पूछता ये है कि व्हाट वाज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। 2018 में डेप्रिसिएशन का चार्ज कितना है। जब भी ऐसा हो तो हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ एक चीज़ कैलकुलेट कीजिएगा, वो ये है कि बाकी लाइफ कितनी बची। जैसे मैंने यहाँ कैलकुलेट किया 25 की लाइफ थी और 5 ईयर्स जो है आपने उसे इस्तेमाल कर लिया, तो जो रिमेनिंग लाइफ है वो 20 ईयर्स है। जो रिवैल्यूड जो भी अमाउंट है, जैसे ये 120,000 है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो $120,000 को आप सिंपल जो रिमेनिंग लाइफ है उससे डिवाइड करते हैं बस। तो ये यू गेट $6,000। ये जो $6,000 है ये एक्चुअली डेप्रिसिएशन है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जब भी इस किस्म का कोई क्वेश्चन आए तो सीधी सीधी जो रिवैल्यूएशन अमाउंट है वो लिखें। स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला आपको पता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू है। स्क्रैप वैल्यू इस सवाल के अंदर दी नहीं है आपको, तो सिंपल कॉस्ट लिख लें। कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ। लाइफ आपकी 25 ईयर्स थी, 5 ईयर्स आप इस्तेमाल कर चुके हैं 2013 से 2017। 13, 14, 15, 16, 17 5 ईयर्स यूज़ कर ली, तो 25 में से 5 माइनस करें, 20 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ है। और अब जो इसकी वैल्यू है वो बेसिकली 120,000 है। तो 120,000 को डिवाइड किया आपने 20 से 6,000 देखें डी चॉइस के अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो यू कैन फेयरली से कि आपकी जो डी चॉइस है वो फिर राइट चॉइस है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। कंपनी प्रीपेयर्ड ए सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। कंपनी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाती है, तो बैलेंस डिड नॉट एग्री विद द टोटल ऑफ द सेल्स लेजर बैलेंसेस। सेल्स लेजर बैलेंसेस क्या होते हैं कि इंडिविजुअल कस्टमर्स जो हैं, जब इनके लेजर आप अलग अलग बनाते हैं तो उससे सेल्स लेजर कहते हैं, और कंबाइंड जो लेजर आप बना रहे होते हैं तमाम कस्टमर्स का, उसे कहते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये दोनों आइडियली और प्रैक्टिकली टाइबैक होने चाहिए दोनों, क्योंकि वही तो कस्टमर्स हैं, उन्हीं का टोटल हम देख रहे हैं। लेकिन सम टाइम्स मिस्टेक होती हैं, कोई एरर हो जाता है जिसकी वजह से ये टाइबैक नहीं होते। तो यही सिचुएशन यहाँ पर भी है। विच वर 42,650 42,650 का बैलेंस था सेल्स लेजर के इंडिविजुअल अकाउंट्स में। द फॉलोइंग वॉज डिस्कवर्ड, ये डिस्कवर्ड हुआ। एन इरिकवरेबल डेट ऑफ $500 इन द जर्नल लेजर हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स लेजर के एक इरिकवरेबल डेट था $500 का। इन द जर्नल वो जर्नल में तो रिकॉर्ड हो गया था कि बैड डेट्स इरिकवरेबल डेट्स डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल को आपने सेल्स लेजर के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, द सेल्स जर्नल हैज़ बीन इनकरेक्टली एडिट एंड मस्ट बी रिड्यूस बाय $750। सेल्स जर्नल जो था वो इनकरेक्टली ज़्यादा आपने ऐड कर दिया था टोटलिंग के अंदर। और सेल्स लेजर से कहाँ लेके जाते हैं फिगर? सेल्स जर्नल क्या होता है? सेल्स जर्नल का मकसद है जितनी क्रेडिट सेल्स आप जिस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उसे सेल्स जर्नल कहते हैं। और सेल्स जर्नल से फिगर उठकर जाती है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। कहाँ जाती है? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तो ये 750 से इसे रिड्यूस करना है, लेकिन ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर जाएगा। वहाँ की गलती है, इंडिविजुअल कस्टमर्स के अंदर आपने पोस्टिंग सही करी थी, सेल्स जर्नल को गलती से आपने ओवरकास्ट कर दिया था, जिसको वो कहते हैं अब रिड्यूस होना चाहिए। द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इंक्लूडेड द डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ $400 के सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव्ड था $400 का, जो रिकॉर्ड हो गया शामिल है उसमें। जो गलती थी क्योंकि इट शुड हैव बीन डिस्काउंट अलाउड $600। ये एक्चुअली अपना डिस्काउंट अलाउड था जो आपने कस्टमर्स को दिया था, और ये $600 का था। तो ये गलती भी कहाँ हुई है? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर हुई है, ये आप ध्यान में रखिएगा। सेल्स टू जे ब्राउन $640 हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन हिज अकाउंट। वो इसके अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो जब वो रिकॉर्ड नहीं हुई तो उसकी क्या एंट्री पास करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल जे ब्राउन का डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से ये इरिकवरेबल डेट्स था, इरिकवरेबल डेट्स को डेबिट करेंगे और ट्रेड रिसीवेबल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इन दोनों के अंदर एक में ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट है और एक में ट्रेड रिसीवेबल डेबिट है। ट्रेड रिसीवेबल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ सेल्स लेजर अकाउंट की। याद रखिएगा, सेल्स लेजर इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट। कहता है व्हाट वाज द करेक्ट टोटल ऑफ द सेल्स लेजर बैलेंसेस। सेल्स लेजर का जो बैलेंसेस है उसका करेक्ट बैलेंस बताइए। सिर्फ सेल्स लेजर की आपसे बात कर रहा है। तो आपने देखा कि एंट्री नंबर 2 और 3 जो है वो रिलेट्स करती है, मैंने एक्सप्लेन करा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से।
तो सेल्स लेजर के जो बैलेंस दिया हुआ था आपको कितना दिया हुआ था, देखें सवाल में 42,650 ये आपको दिया हुआ था। ये जो इररिकवरेबल डेट्स है इसकी वजह से, इररिकवरेबल डेट्स की वजह से ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होगा कितने से, ये 500 से, तो 500 माइनस कर दें। और ये जे ब्राउन जो है उसको आपने डेबिट नहीं किया 640 से, और डेबिट करने का मकसद है डेबिट को प्लस कर दें। तो ये दो एंट्रीज हैं जिसका इम्पैक्ट आएगा। 42,650 आपको दिया हुआ था, माइनस 500 इररिकवरेबल डेट्स माइनस हो जाएगा, और जे ब्राउन जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था 600 वो प्लस हो जाएगा। 42,750 आता है आपके पास। और इसको देखें एक दफ़ा, ये 640 है, सॉरी जे ब्राउन का जो है 640 है, तो इसको 640 कर दें। 42,650 माइनस 500 और प्लस 640, तो 42,790। 42,790 जो है एक्चुअली सेल्स लेजर का जो बैलेंस है वो आपका सही बैलेंस होगा। 42,650 जो है ऑलरेडी दिए हुए थे सवाल के अंदर आपको, 500 माइनस किए 640, तो आपके पास 42,790 आता है। 42,790 आप देख रहे होंगे डी चॉइस के अंदर आपको दिया है। अब ये बड़ा ट्रिकी था, इसके अंदर यूनिट टू आई मीन टू से हैव द राइट कंसेप्ट, और कंसेप्ट यही है कि जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के बैलेंसेस जो भी चीज़ें हैं उनको आप इग्नोर कर दें ऑल टुगेदर, और जिनका ताल्लुक सिर्फ सेल्स लेजर के बैलेंसेस से उनको इनकारपोरेट करके राइट फिगर निकालें। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो डी चॉइस है वो राइट चॉइस है। 6 में आते हैं, द करेक्शन ऑफ विच एरर वुड रिक्वायर एन एंट्री इन द सस्पेंस अकाउंट। ये जो एरर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एरर ऐसा है जिसकी एंट्री सस्पेंस में रिकॉर्ड होगी। देखिए अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इफ़ यू आर हैविंग ए प्रॉब्लम इन द करेक्शन ऑफ एरर्स टॉपिक, तो कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ मेरे करेक्शन ऑफ एरर्स के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में कुछ लेक्चर्स हैं, अगर वो जाकर आप देख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यू विल बी नोइंग कि कौन से एरर्स वो होते हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होता, और कौन से एरर्स वो होते हैं जिनकी वजह से सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है। डिफरेंट टाइप के जो एरर्स हैं वो मैंने बड़े डिटेल से बताए हैं, तो उसको देखें, और अगर आप इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो लेट्स कंटिन्यू। नंबर ए में कहता है $100 पेड फॉर व्हीकल रिपेयर, कि $100 पेड करे थे फॉर व्हीकल रिपेयर्स के लिए, वो डेबिटेड टू द व्हीकल अकाउंट, वो व्हीकल अकाउंट में डेबिट हो गए। तो देखें पहले तो ये समझ लें कि ट्रायल बैलेंस जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना हो तो फिर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है। तो कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिनका डेबिट और क्रेडिट अमाउंट भी सही होती है, वो एक क्लास से दूसरी क्लास में आप रिकॉर्ड कर देते हैं। इसलिए देखें यहाँ क्या करा आपने, पेड व्हीकल रिपेयर के लिए, व्हीकल रिपेयर डेबिट होता है, आपको एक्सपेंस है, पता है एक्सपेंस है, आपने उसे व्हीकल अकाउंट एसेट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं कि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि आपने एक्सपेंस को एसेट में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। आपका क्रेडिट जो है अमाउंट भी सेम है, सिर्फ एक क्लास एक्सपेंस से, एक्सपेंस भी डेबिट होता है, एसेट भी डेबिट होता है, तो आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो टाइप एक हो जाएगा। तो ये वो मिस्टेक नहीं है जिसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा। नंबर बी में आते हैं, सेल्स इनवाइस फॉर $45 वाज ओमिटेड फ्रॉम द सेल्स जर्नल। ये सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होने से ही रह गई, इसको एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। और क्योंकि ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो इसकी वजह, ना डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो इसकी वजह से भी ट्रायल बैलेंस टाइबैक मतलब टाइबैक हो जाएगा। ये हो या ना हो, ये अगर हो भी गया है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और वो इन एग्रीमेंट होगा, मींस डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होंगे आपके। तो ये भी वो मिस्टेक नहीं है जिसकी वजह से हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। ड्राइंग ऑफ $60 वर डेबिटेड इन द कैश बुक, के ड्राइंग आपने डेबिट कर दी कैश बुक के अंदर, एंड वर क्रेडिटेड टू द ड्राइंग अकाउंट, और फिर आपने वो डेबिट कर दिया कैश बुक में और ड्राइंग को क्रेडिट कर दिया, कंप्लीट रिवर्सल। आपने डेबिट को क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया, अगेन अमाउंट आपके सेम है, अमाउंट में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को आपने डेबिट कर दिया, तो अगेन ट्रायल बैलेंस का
इस मिस्टेक से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो टाई बैक होगा, डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स। वेजेस $150 वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द वेजेस अकाउंट के वेजेस आपने $150 की पे करी और वो उसे सही रिकॉर्ड करा वहाँ पे, एंड डेबिटेड इन द कैश बुक, लेकिन आप गलती से जब कैश बुक में गए तो उसको आपको क्रेडिट करना था, आपने उसे डेबिट कर दिया। अब ये वो मिस्टेक है जिससे ट्रायल बैलेंस टाई बैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 डेबिट रिकॉर्ड हो गया, उसका क्रेडिट ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। हैव यू गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग कि वेजेस आपने डेबिट करी तो डेबिट और क्रेडिट, हम डुअल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं कि डेबिट्स इक्वल टू क्रेडिट। तो एक डेबिट हुआ था वेजेस, इसका कैश जो है वो कैश या बैंक क्रेडिट होना चाहिए था, आपने बैंक को फिर डेबिट कर दिया तो 2 डेबिट हो गए, क्रेडिट हुआ ही नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस टाई बैक नहीं होगा। यही वो मिस्टेक है डी की, जिसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो होप आपकी समझ आया होगा, और अगेन वो लेक्चर्स देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है आपके। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। द टेबल शोज इन्फॉर्मेशन फॉर ए बिजनेस एट 31 मार्च 2019 के टेबल जो है वो शो कर रही है इन्फॉर्मेशन आपकी एक बिज़नेस की 31 मार्च 2019 को। इन्वेंट्री आपकी $16,100 दी हुई है, ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं $5,200 से, अदर पेबल दिए हुए हैं $2,000 से। द इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूड्स द परचेज ऑफ $3,700 ऑफ गुड्स। कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें एक परचेसेस जो है $3,700 की आपने की थी वो इसमें शामिल नहीं है, एक्सक्लूड्स। These goods were delivered on 31st March 2019। ये जो गुड्स हैं ये डिलीवर्ड हुई थी 31st March 2019 को, बट द इनवाइस स्टेट्स दैट लीगल टाइटल टू द गुड्स डजेंट पास अंटिल द पेमेंट इज़ रिसीव्ड। वो कहते हैं इनवाइस पे लिखा हुआ है कि जब तक पेमेंट नहीं होगी उस वक्त तक लीगल टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होगा बायर के नाम। तो लीगली तौर पे पोजीशन ये है, लेकिन चीज़ें आ गई हैं आपके पास, डिलीवर हो गई हैं। विच वैल्यू शुड अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 31 मार्च 2019। कौन सी वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपीयर होगी? तो देखिए सबसे पहले तो ये 16,100 जो है इसके अंदर आप प्लस करते हैं ये 3,700। क्यों करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसी तरीके से ट्रेड पेबल के अंदर ऐड करते हैं। तो 16,100 प्लस करें 3,700, ये बनता है 19,800 इन्वेंट्री, और ट्रेड पेएबल 5,200 था, इसमें आप प्लस करें 3,700, यू गेट 8,900। तो ये इन्वेंट्री आपकी हो गई। ये करेंगे क्यों? अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल होता है, उसे कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसको याद रखिएगा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का जो कंसेप्ट है वो आपको बताता है कि लीगली तौर पे जो भी पोजीशन बनती है आप कमर्शियल एस्पेक्ट को देखें उसके, और रियलिस्टिक पोजीशन को देखें कि कमर्शियल एस्पेक्ट इसका क्या है। कमर्शियल एस्पेक्ट ये है कि ये माल आ गया है और मे बी इसमें से आपने कमिट करके माल बेच भी दें अगले रोज़, पेमेंट आप करेंगे 1 महीने के बाद, ये माल बिक भी जाएगा, तो रियलिटी ये है। और फिर इसकी आप पेमेंट भी करेंगे, तो रियलिटी ये है कि ये आ गई हैं आपके पास, आपने इनके यूज़ करने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको बेच सकते हैं। तो ये सब्सटेंस ऑल्दो लीगल फॉर्म ये कहती है कि भाई ये टाइटल नहीं होगा ट्रांसफ़र, लेकिन हमेशा अकाउंटिंग के अंदर हम लीगल फॉर्म को नहीं देखते हैं, याद रखिएगा कमर्शियल एस्पेक्ट को देखते हैं और रियलिस्टिक पोजीशन को देखते हैं। तो लीगल फॉर्म को इग्नोर कर दें। अब ये कहता है क्या है कि विच वैल्यू शुड अपीयर इन द स्टेटमेंट। तो इन्वेंट्री दी हुई है, अच्छा अदर पेएबल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ट्रेड पेएबल है और इन्वेंट्री है। तो आपने निकाला कितना आया था आपके पास, इन्वेंट्री 19,800 आई थी, ये देखें डी के अंदर दी हुई है, सी में भी दी हुई है, लेकिन सी के अंदर ट्रेड पेएबल 5,200 है और ट्रेड पेएबल हमने 8,900 निकाला था और अदर पेएबल 2,000। तो डी चॉइस जो आपको नज़र आ रही है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो डी चॉइस है वो राइट है, और इसके अंदर सब्सटेंस ओवर फॉर्म आपको याद रखना है कि लीगल फॉर्म को इग्नोर करके आप रियलिस्टिक पोजीशन देखें और कमर्शियल एस्पेक्ट देख के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। अ बिजनेस हैज़ वैल्यूड सम ऑफ इट्स क्लोजिंग इन्वेंट्रीज एट कॉस्ट। के बिजनेस के पास वैल्यूड है उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की, देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज़ लोअर देन कॉस्ट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है उसकी कम है
और आपने किस पे वैल्यू कर दिया उसको, आपने कॉस्ट पे कर दिया। तो इसका मकसद है आपने ज़्यादा पे रिकॉर्ड करा। ज़्यादा पे रिकॉर्ड करने का मकसद आप समझ रहे हैं क्या होता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस एरर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए आपने करा क्या, इन्वेंट्री एक तो ओवर स्टेटेड कर दिया आपने। ओवर स्टेटेड क्यों करी, क्योंकि कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दी तो ज़्यादा वैल्यू पे रिकॉर्ड है, क्योंकि नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो कम है। तो ये आपका करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स आपने ज़्यादा से रिकॉर्ड कर दिया, ओवर स्टेटेड हो गया। ऑन द अदर हैंड यही एंडिंग इन्वेंट्री जाती है कहाँ पर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इनकम स्टेटमेंट में ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, जैसे परचेजेस है, परचेजेस के अंदर आप क्या करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री को प्लस करते हैं तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आती है। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं। एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अगर ज़्यादा है, जैसे मिसाल के तौर पे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये 50,000 आपके पास पड़ी हुई थी, इसमें से लेस कर दिया आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री फर्स्ट करें 10,000, कितनी आ गई है, 40,000 कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। लेकिन आपने अब यहीं आगे इसी को लिख लेते हैं, ये 50,000 था लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने 10,000 के बजाय 15,000 लिख दी, ज़्यादा लिख दी। कॉस्ट आपकी 15,000 है, एक्चुअली आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू 10,000 पर लिखना था, लेकिन आपने 15,000 से, तो आप देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई, आप देख रहे हैं 35,000 कम होगी ना, 5,000 से कम होगी। जब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हैव यू गॉट माई पॉइंट। ये 5,000 से अगर कॉस्ट आपकी कम हो गई तो कॉस्ट कम होने का मकसद है प्रॉफिट बढ़ गया, तो करंट एसेट्स भी बढ़ गया आपका, ओवर स्टेटेड, और प्रॉफिट भी बढ़ गया आपका। तो दोनों ओवर स्टेटेड है। अगर आप 8 के अंदर देखें तो 8 में आपको बी के अंदर दोनों ओवर स्टेटेड लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। लॉजिक मैंने आपको समझा दी। तो 8 के अंदर जो आपकी बी चॉइस है वो फिर राइट चॉइस बनती है। ओवर स्टेटेड क्यों ओवर स्टेटेड, कि आपने ज़्यादा वैल्यू से क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यू किया है, तो करंट एसेट्स बढ़ गया आपका, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कम हो गई एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से, इसलिए प्रॉफिट बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए ट्रायल बैलेंस एट 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को ये बैलेंसेज दिए हुए थे। टोटल ट्रेड रिसीवेबल $84,600 था 31 मार्च 2019 को। प्रोविज़न जो ओपनिंग प्रोविज़न था स्टार्ट के अंदर, जो आपने साल शुरू किया 1 अप्रैल 2018 को, वो 2,835 था। इररिकवरेबल डेट्स आपके पास $1,600 के थे। There was a decrease in the provision for doubtful debts to $80 for the year ended 31st March 2019. 31st March 2019 को प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो भी दिया हुआ था उसमें $280 का डिक्रीज़ हुआ। तो माइनस कर देता हूँ इसमें से $280 को, तो 2835 में से $280 का कहता है कि माइनस हो गया, कम हो गया, मेरे पास आ गया 2,555। ये जो इररिकवरेबल डेट्स है ये कहता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का ये एक्सट्रैक्ट है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इररिकवरेबल डेट्स आपका जो था, जिसकी एंट्री में ऊपर बता के आ रहा हूँ कि इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट करते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं, तो हमारा ये अजम्पशन होगा कि ये जो $84,600 की रकम नज़र आ रही है, इसमें ये इररिकवरेबल डेट्स जो हैं ये माइनस किए हुए हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से फिगर उठाई है। तो व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ नेट ट्रेड रिसीवेबल एट 31 मार्च 2019। नेट ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट कितना था, तो देखिए वो आसान है। टोटल ट्रेड रिसीवेबल आपको दिए हुए हैं 84,600। प्रोविज़न की फिगर हमने एडजस्ट करके निकाल ली है, तो 84,600 में से माइनस कर दें 2,555, तो 82,045 आता है आपके पास। 82,045 जो है वो नेट ट्रेड रिसीवेबल की फिगर है, प्रोविज़न को माइनस कर। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन इसे कॉम्प्लिकेट हम बहुत इत्मीनान से कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर मैनी कॉम्प्लिकेशंस इन द क्वेश्चन। यू मे ओवर कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, तो डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट द थिंग्स आर वेरी सिंपल इन अ वे कि you get the opening balance of the provision for doubtful debts and the question tells you कि प्रोविज़न के अंदर $280 का रिडक्शन आ गया, तो सिंपल रिडक्शन करके फिगर निकालने के एंड का प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ये टोटल ट्रेड रिसीवेबल इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, सिंपली एलिमिनेट और डिडक्ट कर दें उसमें से, और टोटल नेट ट्रेड रिसीवेबल आपके पास आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, बिजनेस एट द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, कि ये एसेट्स और लाइबिलिटीज एक बिजनेस के पास थे। मोटर व्हीकल वैल्यू $2,500। मोटर व्हीकल देखें आपका नॉन करंट एसेट्स होता है, तो ये आपको दिया हुआ है। इन्वेंट्री विच कॉस्ट $4,000 विद सेल्स वैल्यू ऑफ $5,800, कि इन्वेंट्री जो है उसकी कॉस्ट थी $4,000 की और सेल्स वैल्यू थी $5,800। तो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम देखें तो कॉस्ट हमारी कम है, तो 2,500 की मोटर व्हीकल है हमारे पास, 4,000 की इन्वेंट्री है। ये 5,800 का अमाउंट जो है वो हम नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि कॉस्ट हमारी कम है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है। अ लोन टू ए फ्रेंड फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट $1,000। $1,000 बिजनेस के बैंक अकाउंट से एक फ्रेंड को आपने लोन दिया है, तो ये भी आपका करंट एसेट्स है, ये आपका करंट एसेट्स है। तो दो आपके करंट एसेट्स हो गए और एक आपका नॉन करंट एसेट्स हो गया। ये तीनों आपके एसेट्स हैं, तीनों को प्लस कर लें, 2,500 प्लस 4,000 एंड प्लस 1,000, you get 7,500। जो $7,500 आपके पास आया, इसमें लाइबिलिटी माइनस कर दें। बैंक ओवरड्राफ्ट 500 की लाइबिलिटी है आपकी, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये आपके पास कितना आ गया, $7,000 जो है ये एक्चुअली कैपिटल है आपका। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है व्हाट वाज द कैपिटल अकाउंट बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। ये बताएं स्टार्ट के ऊपर कैपिटल कितना था, तो कैपिटल $7,000 था आपका, और वो क्यों था आपको पता है, एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू इक्विटीज। तो एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमने सिंपल इसी चीज़ का इस्तेमाल करा, इस इक्वेशन का, सारे एसेट्स को प्लस कर लिया, उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी को माइनस कर दिया, तो आपके पास उठा के कैपिटल बाकी बचा 7,000। आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं, और जो भी कंसेप्ट हमने इसमें पढ़े इस वीडियो को देखिएगा, फिर इसको बंद करके खुद से प्रैक्टिस करें और देखें कि आर यू राइट, आई मीन टू से आर यू selecting the right choice from the question, 4 choices given in the question, तो फिर आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू होगा और आपकी समझ में आना शुरू होगा। तो लेट्स मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।